मैं मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपने खाला की पागल बेटी से जबरदस्ती शादी कर ली क्योंकि वह करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस थी। खाला समझी कि मुझे उससे शायद मोहब्बत हो गई है, मगर खाला के मरते ही मैंने सब अपने नाम किया और खुद दूसरी शादी करके पागल बीवी को घर से निकाल दिया। मगर शादी के दूसरे ही दिन मुझे करप्शन ऑफिस बुलाया गया। इस केस की जांच पड़ताल की गई। मेरे सामने ऑफिसर आई तो मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई क्योंकि वह तो पागल। मम्मी, यह लड़की तो पागल है। मैं कमरे के पर्दे के पीछे से झांक कर पहली बार अब को देख रहा था, जो फर्श पर नीचे बैठी थी और जमीन पर उंगली से कुछ गोला बना रही थी। उसकी माँ मेरी खाला थी। पानी का गिलास हाथ में लिए बार बार कह रही थी, अब चुप कर जा बेटा, लोग देखेंगे। माँ की तरफ देखा। वह बिल्कुल तसल्ली में थी, जैसे यही सब तो वह चाहती थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, यही वक्त है, अब चल, उसके पिता मर चुके हैं। अपने पूरे जायदाद की अकेली बारिश है और यह बच्ची होश में नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस दिल ही दिल में हिसाब लगाने लगा। कई प्लाटे, एक फैक्ट्री और एक खामोश वारिस। शहर में अबरीश के बाप की मौत की खबर आई तो अफसोस करने वालों की कतार लग गई थी। लेकिन मैंने फ़ोन पर सिर्फ इतना कहा, वापस आए तो मुझे खबर देना। माँ ने पहले ही मेरी बात चला दी थी। हमने रस्म पूरी होने का इंतज़ार किया। फिर मौका देखकर खाला के घर पहुँचे। माँ ने आंखों में आंसू भरकर, बहन, मैं अबिश को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, तुम फिक्र मत करो, वह अकेली रह जाएगी। अफजल तो हमेशा से उसे बहन कहता रहा, मगर शायद अब रिश्ता बदल जाए तो ठीक होगा। खाला ने अबिस की तरफ देखा। वह उस वक्त भी चुप थी, जैसे किसी और दुनिया में हो। लेकिन वह नासमझ अब मेरे लिए एक सुनहरी दस्तावेज थी। मैंने उसके पास जाकर धीरे से कहा, अबिस, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। वह एक पल को रुकी, फिर मेरी तरफ देखा। नजरें खाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ और भी है। जैसे वह पागल तो है, मगर सिर्फ इस हद तक जितना लोगों ने उसे बना दिया है। खाला राजी हो गई, शायद बेटी का सहारा देखकर, शायद अपनी बेबसी के हाथों मजबूर होकर। माँ खुश थी। मैंने अंगूठी पहनाई। अब ने कुछ ना कहा, ना हंसी ना रोई, बस हाथ आगे कर दिया। निकाह की तारीख पक्की हो गई। शहर में खूब बातें हुई। अफजल ने इतना बड़ा कदम उठाया है, उस पागल लड़की से शादी करके उसे इज्जत दी, और मैं हर बार हंसता, दिल में कहता, यह इज्जत नहीं, यह सब कलाकारी है। शादी वाले दिन अरीश को लाया गया लाइट ऑफ कलर के लहंगे में, बाल खुले हुए मगर चेहरे में असर। कुछ मेहमानों ने कहा, लड़की अजीब लग रही है, मगर सबने चुप सी लड़की को इज्जत का नाम दे दिया। मौलवी ने निकाह पढ़ाना शुरू किया और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अब ने कोई सवाल नहीं किया, कोई झिझक नहीं दिखाई, जैसे सब कुछ सुन रही हो, समझ रही हो। मगर चुप से जब उसने कबूल कहा तो पल भर को लगा जैसे आवाज कहीं और से आई हो। नरम, मध्यम और फैसला सोच समझ कर लिया गया। मैंने साइन किए, फिर उसने माँ की आंखों में चमक देखी, जैसे सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा हो। मेहमान नवाजी में बिजी हो गए और मैं अब के पास बैठा। अब हम एक दूसरे के हो गए, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट दी, इतनी हल्की जैसे वह कोई रात छुपा रही हो। मैं पल भर के लिए रुका। उसके होंठ थोड़े थोड़े हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर रुक गई। और उस मुस्कुराहट में एक सवाल था, एक चैलेंज था, जैसे वह पूछ रही हो, तुम जीते हो या बस समझ रहे हो। शादी के बाद हमने अलग से रिसेप्शन नहीं रखा। माँ का कहना था, ज्यादा लोगों को ना बुलाओ, नजर लग जाएगी। हकीकत यह थी कि हम चाह रहे थे कि अब ज्यादा ना बोले, ना नजर आए। बस जायदाद के कागजों में उसका नाम रहे और कुछ साइन के बाद उसका नाम भी गायब हो जाए। शादी के बाद मैंने अब के साथ अलग कमरा शेयर किया। पहली रात उसने मुझे कुछ नहीं कहा। बिस्तर के एक कोने में बैठ गई, खिड़की के बाहर देखने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने नाम में सिर हिलाया। तुम बहुत खुश हो। अब खामोशी से सब कुछ सुन लेती थी। अफजल, उसने पहली बार मेरा नाम लिया।
मैं हैरान हुआ। तुम तो बोल सकती हो, सुन सकती हो, बस यूं ही कभी कभार बोल लेती हूँ, उसने धीरे से कहा और बिस्तर पर लेट गई। मैं उलझ गया। उसकी चुप्पी अब मुझे आसान शिकार नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में पागलपन नहीं बल्कि सुकून था, जैसे वह सब जानती हो, लेकिन फैसला कर चुकी हो कि अभी कुछ नहीं करना, और मुझे यही डर था। एक खामोश औरत जब बोलेगी तो शायद सब बदल देगी। यह क्या तमाशा लगा रखा है। अगली सुबह मैंने पर्दा हटाकर देखा। अब धूप में खड़ी थी, नंगे पांव, सर आसमान की तरफ उठा हुआ था, दोनों हाथ जैसे धुआं में था, मगर आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी। उसकी हालत देखकर मैं हैरान हुआ। थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी, कुछ हंसी, कुछ माँ ने शर्मिंदा होकर मेरी तरफ इशारा किया। मैं कमरे से बाहर निकला। चलो अंदर। मैंने उसका बाजू पकड़ा तो उसने हल्की सी आनाकानी की, जैसे कहना चाह रही हो कि अभी कुछ बाकी है। मैं दांत पीसते बोला, कोई नया ड्रामा मत करना। कमरे में लाकर मैंने दरवाजा बंद किया क्योंकि पिछले 2 दिन से वह गायब थी। खाला से कहा तो वह कहने लगी यह ऐसे ही घर से गायब हो जाती है। पर अब तो मैंने शादी कर ली थी और उस पर नजर रखना बहुत जरूरी था। यह क्या हरकत थी। सबके सामने कोई शर्म लिहाज नहीं तुम्हें। अब ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वो कर रही थी जो खेल तुम खेल रहे हो ना, वह तुम पर उल्टा हो जाए। जैसे मेरे पापा मरे वैसे ही तुम मरो तकलीफ से। अकेले एक पल को मैं बिल्कुल सुन हुआ। उसकी आंखों में जो सुकून था वो मुझे घबराहट दे गया। मैंने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। पागल है, बकवास कर रही है, मैंने दिल को समझाया, मगर अंदर एक अनजानी सी बेचैनी ने डेरा डाल लिया था। अगले दिन अजीब किस्सा हुआ। मैं ऑफिस से वापस आया तो नौकरानी रोकर बता रही थी, साहब, मैडम जी ने वॉशिंग मशीन में आटे का टब रख दिया है, सारा किचन गंदा हो गया है। मैं गुस्से में आ गया। कमरे में गया तो अब आराम से सोफे पर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह क्या तमाशा है। मैंने तो साफ करने की कोशिश की, शायद मशीन समझ ना आई। आटा साफ करने के लिए उसने कंधे उचका दिए। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया। यह लड़की पागल है या कलाकार है, मैं खुद से पूछने लगा। फिर एक दिन वह किचन में थी, चूल्हा जलाकर कुछ उबाल रही थी। मैंने पूछा, क्या बना रही हो? यादें। यादें उबाल रही हूँ, शायद कुछ कम हो जाए। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैंने बर्तन छीन लिया। वह हंसने लगी। एक अजीब खोखली हंसी। कमरे में वापस आया तो वह अलमारी खोलकर अपने कपड़े फाड़ रही थी। मैंने हाथ पकड़ा। क्या कर रही हो? यह कपड़े मुझे जख्म याद दिलाते हैं, जो खत्म हो चुकी है। अब नई जिंदगी है, और मुझे लगता है कि सिर्फ चेहरा बदला है, खेल वही है। मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसकी हर बात अब सर के ऊपर से जाने लगी थी, जैसे वह कोई और भाषा बोल रही हो, मगर जुबान शायद वही सच थी जिसे मानना नहीं चाहता था। एक दोपहर मैंने देखा वह आंगन में टहल रही थी, दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे, मुंह से कुछ बड़बड़ा रही थी। करीब जाकर सुना तो सब थे, पाँव जमीन पर, दिल आसमान में और हाथ बंधे। जब तक वक्त खुल ना जाए। यह तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस सपनों की तैयारी है। किस चीज की तैयारी? स्ले की। माँ ने कहा, अफजल, यह लड़की खतरनाक हो सकती है, पागलपन से ज्यादा खतरनाक यह खामोश है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक तो यह लड़की बीच बीच में गायब हो जाती है। माँ से पूछो तो कहती है पागल है। मेरी खाला मेरी माँ की इकलौती छोटी बहन थी। मेरे नाना ने 2 शादी की थी। उनको औलाद चाहिए थी, लेकिन दोनों बेटियों में से किसी का बेटा नहीं हुआ। सिर्फ 2 बेटियां थीं। मेरी माँ एक गरीब घर की लड़की थी। मेरे नाना ने यह शादी अपने पसंद से की थी। मेरी नानी इसी गम में चल बसी थी। उनके पिता की करोड़ों की जायदाद थी और उन्होंने अपनी सारी जायदाद उस पागल अरीश के नाम कर दी थी, क्योंकि मेरी बड़ी नानी अपने घर की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ को भी मेरी खाला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यही वजह थी हम दोनों माँ बेटा उससे बहुत चिढ़ते थे, और अब समय आ गया था उस दौलत को हासिल करने का। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है,
और वह कुछ नहीं कर सकती। मगर एक अनजाना डर बैठ चुका था। कल वकील के पास जाना है। सब कागज तैयार है। माँ ने कहा तो मैंने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन मेरी नज़र अबरीज पर पड़ी जो सोफे पर बैठी दीवार को घूर रही थी। क्या उसने पढ़ा सब कुछ? मैंने धीरे आवाज में पूछा। क्या पढ़ेगी जो अपना नाम तक याद नहीं रखती? वह कागजों के पन्ने क्या समझ पाएगी? माँ ने गुस्से से कहा। वह हंसती। अगली सुबह हम तीनों गाड़ी में बैठकर वकील के दफ्तर पहुँचे। अब बिल्कुल चुप थी, बाल खुले, नजरें नीचे। मगर उसकी खामोशी में उस दिन एक अजीब ठहराव था, जैसे किसी तूफान से पहले का हो। वकील ने कागज सामने रखे। यह है वह ट्रस्ट और उनकी जमीनों के दस्तावेज। इन पर साइन करने से सब कुछ आपके पति के नाम हो जाएगा। उसने अब की तरफ देखकर कहा। वे कागज उसके सामने रख दिए। बस यह साइन कर दो अब, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। उसने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ कलम उठाया और एक पल को रुक गई। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर आकर ठहर गई। वह अंदर से कुछ हिलता हुआ महसूस कर रही थी, जैसे उसकी नजरें मेरे अंदर की सच्चाई को खोल रही हो। मेरे हाथ में पसीना आने लगा। फिर उसने 1 2 3 सारी फाइलों पर साइन कर दिए। माँ की आंखों में एक चमक थी, जैसे सदियों की भूख खत्म हो गई हो। मैंने वकील से हाथ मिलाया, मुस्कुराकर कहा धन्यवाद। सब कुछ आसानी से हो गया। गाड़ी में वापस खामोशी थी। मैंने पीछे बैठे अबरीज को देखा, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, जो कुछ तुमने लिया है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। शायद तुम दे ना सको। एक पल को लगा जैसे गाड़ी की रफ्तार रुक गई हो। मैंने उसकी तरफ देखा। वह बाहर देख रही थी, जैसे कुछ कहा ही ना हो। मैंने उसकी बातें अनसुनी करके हंस दिया। माँ ने कहा, पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। लेकिन दिल में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे किसी ने एक लकीर खींच दी हो। मैंने खुद को यकीन दिलाया, सब कुछ हो चुका है। अब सिर्फ एक खामोश औरत है। अगले दिन वकील का फोन आया, मुबारक हो अफजल, जमीन जायदाद सब ट्रांसफर हो गया है। अब तुम पूरी तरह मालिक हो। मैंने शुक्रिया अदा किया। माँ से कहा, अब हम आजाद हैं। मगर उस वक्त भी दिल के किसी कोने में उस शब्द की चुभन बाकी थी, शायद तुम दे ना सको। कुछ दिन बाद माँ ने कहा, अमरीश आज अपने कमरे में आईना तोड़ रही थी। कहती है उसमें पुराना साया दिखता है। मैं कमरे में गया। फर्श पर शीशे बिखरे हुए थे। उसने कहा, आईना झूठ बोलने लगा था। उसे मेरा साया नहीं था, तुम्हारा चेहरा दिखता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अब बस करो, यह सब पागलपन बंद करो। पागलपन नहीं यार, तुम्हें शायद अभी कुछ याद नहीं, पर वक्त याद दिलाता रहेगा। रात को सोने से पहले मैंने खिड़की खोली तो कबूतर गायब था। पिंजरा खाली था, दरवाजा खुला हुआ था। मैंने खुद से कहा, परिंदा उड़ गया। लेकिन क्या सच में कैदी वही था, या मेरे दिल में एक अजीब सी घुटन थी और अबरीश की चुप्पी मेरी जीत नहीं लगती थी। वह जहर बनने लगी थी। पिछले कुछ दिन चुप्पी में बीते थे। सब कुछ थम सा गया हो। अबरीश अपने कमरे से अभी भी 5-6 दिन गायब हो जाती थी। बातचीत कम करती थी। चेहरे पर वही पुराना सुकून, पर उस सुकून में अब कोई अलग तरह का यकीन नजर आ रहा था। ऐसा यकीन जो मुझे बेचैन करता था। श्याम, माँ ने कहा, खाला के सीने में कभी कभी दर्द उठता है। पुरानी दवा खत्म हो गई है, कुछ नया मंगवाया है। मैंने हाथ में दवा की बोतल ली, लेवल पढ़ा, मुस्कुराकर कहा, इस बार तेज दवा ली है, असर जल्दी करेगा। मेरी माँ तो वैसे भी खाला से बहुत चिढ़ती थी। मैंने दिन में दवा की शीशी बदल दी थी। मकसद सीधा था, मैं और माँ उसको खत्म करना चाहते थे। मेरी माँ की बरसों की दुश्मनी और मेरी लालच ने मुझे इतना नीचा गिरा दिया था, मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा था। मेरी माँ ने कहा, इस जायदाद के पीछे अबरीश के पिता भी मर गए थे। वह अबरीश की माँ को बहुत मारते पीटते थे। उनका कहना था, जितनी दौलत है उनके नाम कर दो, जबकि वह खुद एक सरकारी नौकरी पर थे। उनका इश्क कहीं बाहर चल रहा था और वह उसी औरत पर सब कुछ लुटाते थे। अब को और उसकी माँ को बहुत दुख देते थे, जैसे वह इतने चुप थी।
माँ का कहना था कि वह यह सब देखकर बहुत खुश होती थी कि उनकी सौतेली बहन किस हालत में है। एक दिन अबिस के पिता ने इतनी शराब पी थी। उसके बाद ड्यूटी पर जा रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और वह मौके पर ही मर गए। उसके बाद सरकार की तरफ से उनको करोड़ों रुपए मिले थे क्योंकि उनकी ऑन ड्यूटी पर एक्सीडेंट हुआ था। जिस दौलत के लिए अपनी बीवी बच्चे को मारते रहे। उनके मरने के बाद सरकार ने करोड़ों रुपए उन दोनों माम को सौंप दिए। उसके बाद वे दोनों माम सुकून से जीने लगी थी। लेकिन हमें उनके बारे में सारा सच पता नहीं था। बस हमें तो इतना पता था कि वह करोड़ों की मालकिन है। कमरे के बाहर हलचल हुआ। खाला रो रही थी। सांस तेज, पसीना माथे पर था। माँ ने जल्दी दवा पिलाई। मैं दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। अब उस वक्त वहां पहुंची। अपनी माँ का हाथ थामा। उनकी नब्ज पर उंगली रखी। मम्मी, आपको कुछ नहीं हुआ। आपको चुप रहना है। अभी नहीं, वक्त आने दो। यह सब उसकी जुबान से निकले तो मैं कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा जैसे पत्थर का हो गया। खला की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। होठ हिल रहे थे जिसे कुछ कहना चाह रही हूं, पर आवाज नहीं निकली थी। अब ने उनका सर अपने घुटनों में रख लिया और धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेरती रही। मम्मी, मुझे सब पता है, मगर अब कुछ मत कहिए। आपको अभी रुकना है। दीवार के साथ टेक लगा ली। अंदर एक अजीब शोर था, पर बाहर सब खामोशी में था। सुबह सूरज निकला तो कमरे से चीख निकली। नौकरानी ने दरवाजा खोला। खाला का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। घर में कोहराम मच गया था। माँ ने दिखावे का अफसोस किया। कुछ शब्द बोले, अबरीश वह चुप थी, सिर्फ चुप, जैसे सदियों की थकन उसकी आंखों में सिमटा आई हो। जनाजे के बाद लोग वापस जा रहे थे। अब आंगन में बैठकर जमीन पर उंगली सी लकीरें खींच रही थी। मैं पास गया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसने सर उठाए। जो गया वापस नहीं आएगा, और जो बाकी है उनका हिसाब अभी होना बाकी है। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस वक्त आने दो। शाम को माँ ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे शक हो रहा है, अब रिच कुछ जानती है। उसकी आंखें सब कहती है, पर जुबान बंद है। मैंने धीरे से हंसते हुए जवाब दिया, जानती होगी तो उसके पास सबूत कहाँ है? जुबान बंद है, तो बस वही काफी है हमारे लिए। वह फिर से कई महीनों के लिए गायब हो गई थी और मैं यह सब कुछ नॉर्मल समझता रहा। उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। अब तो उसकी माँ भी नहीं रही, तो मुझे कोई डर नहीं था। वैसे भी सभी जानते थे वह पागल है। यह सब सोचकर अगले पल मैं खुद को तसल्ली में ले लेता। बस यह सच है, वह औरत जिसका मैंने सब कुछ छीन लिया है, और वह हारी हुई लड़की अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोपहर को अब गायब थी। मैंने नौकरानी से पूछा, वह गई कहाँ? साहब, सुबह सवेरे एक गाड़ी आई थी, काले शीशे वाली, मैडम जी उसमें बैठकर चली गई है। मैंने गुस्से होकर फोन उठाया, पर मैं किसको कॉल करता? अब इसका तो कोई दोस्त भी नहीं था, शायद मेरे नज़र में नहीं था। शाम को एक पुराना नौकर आया जिसे मैंने महीनों पहले निकाल दिया था। उसके हाथ में एक बंद लिफाफा था। मैडम जी ने दिया है। मैंने वह लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी, मेरी और अबिस की। शादी वाले दिन की तस्वीर के पीछे लिखा था। तस्वीर में सब मुस्कुरा रहे थे, मगर असल चेहरे सिर्फ वक्त दिखाता है। मैंने तस्वीर फाड़ कर फेंकी और माँ से कहा, यह ड्रामा कर रही है, सिर्फ हमें डराना चाहती है बेटा। मैं डर रही हूँ। वह पागल मुझे कभी कभी पागल नहीं लगती। माँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम जीत चुके हैं। हमने सब कुछ ले लिया है। वह कुछ नहीं कर सकती। 2 दिन बीत चुके थे जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा हो। एक पुराना वकील मिला जिसने मुझसे कहा, अबिस मैडम कुछ कागज लेकर मेरे दफ्तर आई थी। बहुत पुरानी फाइल, उसके नाना की वसीयत, ट्रस्ट के कागज और उसके पापा की ड्यूटी की कुछ रिकॉर्ड।